कहना चाहिए विद्यार्थी और अध्यापकों का यहाँ एक बहुत बड़ा समागम है और इसमें जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा की पद्धतियाँ हैं उनकी चर्चा हुई है संगोष्ठी में। और आधुनिक शिक्षा हम अपनाएं लेकिन अपनी परंपरागत शिक्षा को हम विस्मरित न करें, ये विषय रहा संगोष्ठी का। और मेरा मानना है कि योगी सरकार में आने के बाद शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। नई शिक्षा नीति सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू हुई है और नई शिक्षा नीति का जो प्रमुख तथ्य है वो ये कि रोजगार परक शिक्षा हो और बच्चा पढ़ते पढ़ते रोजगार को प्राप्त कर सके। और ये सारा परिवर्तन उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे पहले किया है। और आज नकल विहीन परीक्षा हमारे उत्तर प्रदेश की एक पहचान बना है। और मेरा मानना है कि रायबरेली ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो विकास की तरफ तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है। और उसका मूल कारण ये है कि अब ये वीआईपी ज़िला नहीं रहा, अब ये आम जनता का ज़िला है। क्योंकि वीआईपी कल्चर रहते हुए वीआईपी की तो सेवा हुई लेकिन ज़िले की सेवा नहीं हुई थी। आज यहाँ पर तमाम प्रकार के जो कारखाने पिछले बंद पड़े थे वो चालू हुए हैं। आज तमाम योजनाएं आई हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है और विभिन्न प्रकार के और नए नए प्रयोग हर जिले में जैसे देश के हुए हैं, प्रदेश के हुए हैं, वैसे यहाँ भी है कि आज राशन भी 10 किलो मुफ्त मिल रहा है, तो गैस का सिलेंडर भी है, तो मुफ्त प्रधानमंत्री आवास भी है, तो तमाम और चीज़ें भी सरकारी सेवाओं का योजना का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। और मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यही जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उत्तर प्रदेश सरकार का, उससे विचलित है विपक्ष के लोग। और वो कभी कभी जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनको नकारात्मक बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ग्रंथ को जलाने लगते हैं, हमारे धार्मिक मान्यता के ग्रंथ को जलाने लगते हैं, जबकि उनके मन की जो ग्रंथि है वो अलगाववाद की है, उनके मन की ग्रंथि जातिवाद की है, उनके मन की ग्रंथि बंटवारे की है, सांप्रदायिकता की है। तो मुझको लगता है कि इस प्रकार की जो ग्रंथि हैं, मानसिकता है, उसको जलाने की ज़रूरत है, ग्रंथ को जलाने की ज़रूरत नहीं है। उस मानसिकता को छोड़ने की ज़रूरत है। आज मैं यही कह सकता हूँ कि सबका साथ सबका विकास ने सभी जाति धर्म को आगे लाए हैं और मुस्लिम वर्ग ने भी बड़ी संख्या में बीजेपी को रामपुर और आजमगढ़ में जब से वोट दिया है और जीती है, तब से इन तथाकथित दलों को जो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ते थे उनको बेचैनी बढ़ी है। और उसी के कारण अनर्गल दोषारोपण और खासतौर से सनातन संस्कृति की मान्यता वाले लोगों को बांटने का षड्यंत्र तेजी से विपक्ष ने प्रारंभ किया है। वो असफल होंगे ऐसा मेरा मानना है। प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कई वर्षों का पुराना नारा दोहराया, क्या 2024 में असर होगा? अब देखिए, किसी का कहीं असर नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग पहले भी नारे लगाए थे, अब उनको नारे ही लगाना है बेरोजगारी, राजनीतिक बेरोजगारी का। और बीजेपी को शासन करना है और जनता के प्रति जवाबदेही भाव से काम करना है। सपाइयों ने राम भद्राचार्य की कथा पर बैन लगाने की बात कही है, तो इस पर क्या क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि अगर इस पृथ्वी पर देवदूत के रूप में कोई है जिसको सारे वेद पुराण 38 रामायण एक दृष्टिहीन होने के बाद भी जो उनको कंठस्थ है, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, जो किसी को भी अपनी जो उनकी विद्वता है उससे वो अवगत कराते हैं, चेतावनी देते हैं, और उसके बाद वो अपने जो सनातन संस्कृति को पुष्ट करने की बातें हैं उनमें वो अपने पूजा पाठ में लगते हैं। ऐसी सनातनी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा कहे तो मैं समझता हूँ कि उसकी विद्वता पर मुझे शक होता है। अखिलेश यादव ने 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा जो लोग उठा रहे हैं उनसे एक ही चीज पूछने की जरूरत है कि भैया, आप लोग तो 15 साल शासन काल में रहे हो और आपकी समर्थित केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार भी 10 साल पिछले बार रही, उसके बाद 60 साल पहले रही है। ये सारे जो मुद्दे आपको चुनाव के समय याद आते हैं, ये आप जब शासन में थे तब क्यों याद नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि इनका केवल चुनावी स्कैंडल है, चुनावी हथकंडा है, जिसको ये चुनाव के समय बुनाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर प्रहार किया, कहा कि अगर इतिहास बदले गए तो बहुत सारे इतिहास याद दिलाए जाएंगे। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं?
इतिहास तो याद दिलाए जाने की ज़रूरत ही है। ये अच्छा कहा है। इतिहास तो भारत का संघर्षों का इतिहास रहा है, लेकिन पढ़ाया क्या गया गुलामी का इतिहास, कि कभी अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, कभी मुगलों ने किया, हमारी संस्कृत को लूटा, नोचा, खसोटा, बर्बाद किया, चले गए। एक ही चीज़ नहीं लूट पाए थे, वो थी हमारी संस्कृत और संस्कार। और उसी संस्कृत और संस्कार पर जो विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं कर पाए, वो आज कुछ लोग करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होने वाले हैं। सर, राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, चाहे जितने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाए, चाहे देखिए, कीमत तो वो चुकाता है जो स्वयं में कीमती हो। जिसकी स्वयं में कोई कीमत का आकलन ना हो, वो कीमत क्या चुकाएगा। प्रियंका गांधी अखिलेश ने और राहुल दोनों अडानी और अंबानी को लेकर सवाल उठाते हैं कि केवल उनसे पूंजीपतियों को ही देते हैं। पूछिए उनके सहयोगी दल के एनसीपी के जो अध्यक्ष है शरद पवार जी, उन्होंने आज क्या कहा है। उन्होंने आज तो स्पष्ट कह दिया कि ये हिंदुस्तान के जो उद्योगपति हैं उन्हीं को सब गाली क्यों देते हैं, वो उन्नति के बहुत बड़े अंग है, ऐसा उन्होंने एनसीपी के शरद पवार जी ने कहा। और ये कभी कोका कोला के खिलाफ नहीं उठाएंगे, कभी ये ब्रिटानिया के खिलाफ नहीं उठाएंगे, कभी ये जो विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में काम करें उनके खिलाफ नहीं उठाएंगे। अगर हिंदुस्तान की कोई कंपनी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी तो सबसे पहले ये लोग उसी को विदेशी कंपनियों के कहने के उसी के पीछे पड़ जाते हैं। मैं किसी की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो गलत होगा उसकी जांच होनी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो जांच करेगा, लेकिन खुद से न्यायाधीश क्यों बन जाते हैं लोग। माननीय मंत्री जी, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं जो सत्ता के पीछे रहकर वार करते हैं, इस पर क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री तो हमेशा आगे रहते हैं, पीछे तो वो लोग रहते हैं जो लोग पीछे से रह के सरकार चला रहे थे। प्रधानमंत्री फ्रंट पे खेलते हैं, बैक का काम कोई नहीं होता। सर, एक अंतिम सवाल था। अखिलेश यादव रैली में वहाँ पर दो ऐसे नेता थे जो एक साथ नहीं दिखे, उसमें चर्चा है कि एक भाजपा में भी आना चाह रहे हैं। कहाँ पे? गदागंज में रैली थी अखिलेश यादव की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, मनोज पांडे जी थे, दोनों साथ साथ नहीं दिखे। उसमें कैस लगा जा रहा है। लोकल इशू है, अभी देखते जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन संस्कृत पर जो आक्रमण हो रहा है उसको देखते हुए बहुत सारे लोग अभी साथ छोड़ेंगे लोगों का। मैं किसी पे नहीं कह रहा हूँ। समझ जाओ।